सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से संबंधित प्रश्न। पिछली कक्षा में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल सीखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। 4 टू द पावर n अंक, n प्राकृत संख्या है, 4 है, इस पर पावर है। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या है 4 टू द पावर 2, तो कैसे लिखेंगे 4 इंटू 4, 4 टू द पावर 3 यानी 4 क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 4। तो ऐसा लिखते हैं तो इससे जो संबंधित जो अंक संख्या बनेगी, इससे 4 इंटू 4 यहाँ होगा तो कितनी हो जाएगी संख्या, चचों का 16, 16 चौका 64 ही हो जाएगी संख्या, एक चचों का 16 हो जाएगी संख्या। तो इससे और भी 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा पावर में, घात में। तो क्या उसे बनी हुई संख्या 5 से यानी शून्य पर समाप्त होगी। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए आपको एक नियम समझना होगा कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों शामिल हों। शून्य पर, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं, शून्य पर कोई संख्या तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों आते हों, है ना। शून्य पर कोई संख्या तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों आते हों, दोनों उसमें आगे, दोनों शामिल हों, तभी होगा कि 5 दूनी 10। लेकिन यहां पर देखिए 4 टू द पावर n जो है, 4 पर पावर n है, इसको हम जितना हम लिखें इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, यानी 4 टू द पावर n को हम व्याख्या करेंगे 4 टू द पावर n, चूंकि 4 टू द पावर n बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डॉट 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 ऐसे चलते चल जाएगा कहां तक, n पदों तक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 2 दूनी 4। इसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 शामिल है। 2 शामिल है, 5 तो है नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका शून्य, ये जो संख्या जो बनेगी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 जो है, देखिए HCF है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 का HCF है 9 दिया हुआ है। LCM जो है 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र है, आप याद रखें। 2 संख्याओं के लिए HCF और LCM में संबंध होता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से इस सूत्र को लिख लीजिए। पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब इससे पहली संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, कोई भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब LCM पूछा है 306 और 657 का LCM पूछा है। तो LCM पूछा है तो इसका मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या में HCF से भाग दे दीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में HCF से भाग दे दीजिए। LCM निकालना है तो LCM बराबर ऐसे कर लीजिए। देखिए LCM बराबर पहली संख्या देखिए 306 है, 306, दूसरी संख्या 657 और HCF देखिए यहाँ 9 दिया हुआ है। 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ, 9 से यहाँ कर दीजिए। अब इसे आप गुना करके भाग दे दीजिए, चाहे भाग देकर गुना करिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 9 से आप भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, चाहे इसमें इसी में दे दीजिए 9 तिया 27। देखिए 9 तिया 27 से 3 बचा ना, 9 चौका 36 से आप 657 में 34 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। 7 चौका 28 की 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22 की 2 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 24, 24 और 2 26 और 7 21 की 1, 5 15 2 17 की 7 हाथ में 1, 6 18 1 19। इसको जोड़ दीजिए 8 3 6 7 6 13 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2, तो 22,338 आ गया। 22,338 ये आंसर इसका हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताया था आज के वीडियो में, सबसे प्रारंभ वाला प्रश्न जो इसी से रिलेटेड था, 4 टू द पावर n जो मैं बताया था। तो उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी आभाज्य संख्या किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 होना जरूरी है। पहले वाला में भी नहीं था, इसमें भी देखिए नहीं होगा, क्योंकि 6 टू द पावर n है तो 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 होगा, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 6 का होता है 2 गुना 3। और क्योंकि ये बार बार 6 गुना 6 गुना 6 ही लिखा जाएगा, इसलिए इसमें कभी भी 2 और 3 को छोड़कर बाकी नहीं आ सकता है। यह हुआ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के आधार पर। तो यहाँ पर देखें कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 है, इसलिए समाप्त नहीं होगा। जबकि संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 होना जरूरी है। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का हल। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं बताना आपको है। जैसे इससे जो बनेगी संख्या, इससे जो बनेगी इतना गुना करके 13 जोड़ेंगे जो संख्या बनेगी, और फिर इससे भी जो बनेगी संख्या, ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं आपको बताना है। तो आपको यह समझना होगा कि भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। भाज्य संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अगर हम इसे 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें तो ये भाज्य हो गया। तो चलिए वही हम करने वाले हैं। ये देखिए पहला 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। अब क्या किए कि 13 ही दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, प्लस का चिन्ह है तो 13 कॉमन ले लिए। अब गुना ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 7 गुने 11 और जोड़ 1। अब इसको सरल कर लिए 77 और 1 78। तो 13 गुना 78 यानी इससे भी जो संख्या बनेगी वह 13 गुना 78 के बराबर होगी। यानी जो भी संख्या है वह गुणनखंड उसका है 13 गुना 78। तो गुणनखंड है, इसका मतलब कि यह भाज्य है। तो क्योंकि यह गुणनखंड है ना, तो चूंकि यह संख्या
का गुणनखंड का गुणनखंड 13 गुना 78 है, इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह भाज्य है। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इससे जो संख्या बनेगी उसमें 13 से भाग लगेगा, अतः यह भाज्य है। 78 से भाग लगेगा, इसलिए यह भाज्य है। फिर चलिए यहाँ दूसरी बात वाला में, यहाँ पर भी हम देखें ये प्लस का चिन्ह है तो 5 कॉमन ले लिए। अब इसको सिंप्लीफाई किए, माने सरल किए, तो इतना गुना करेंगे तो आएगा 1008, और एक जोड़ देंगे तो 1009, तो 5 गुना 1009 आया है। यानी दो संख्याओं का, इससे जो संख्या बनेगी, ये जो यहाँ है, इससे जो संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी सरल करने पर, उसका गुणनखंड है 5 गुना 1009, अतः यह भी भाज्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या है उसमें 5 से भाग लगेगा और 1 से 9 से भाग लगेगा, है ना। चूंकि संख्या में 5 से भी तथा 1009 से भी भाग लगेगा, इसलिए संख्या भाज्य है। तो यह प्रश्न संख्या 6 हुआ। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 में हम लोग देखते हैं। 7 में देखिए खेल का मैदान है, प्रश्न को पढ़कर देखिए। इसमें खेल का एक मैदान है, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। प्रश्न में ही दिया हुआ है, खेल का मैदान है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया और रवि दोनों ए से प्रारंभ करते हैं, ये बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु से वो लोग चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से ऐसे चक्कर लगाने में लगते हैं कितना, 18 मिनट। 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, जबकि रवि को लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब दोनों, सोनिया और रवि दोनों ए से प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु से, मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु ए से प्रारंभ करते हैं, एक ही टाइम में, एक ही समय में ए स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को तो 18 मिनट लग जाएगा, वो पीछे रह जाएगी, और रवि 12 मिनट लग जाएगा। तो जो भी हो, लेकिन कहना यहाँ है कि 12 मिनट में रवि पहुंच जाएगा, तो फिर अगर ऐसे लगातार वो दोनों चक्कर लगाते रहें तो कितने मिनट बाद दोनों फिर पुनः ए बिंदु पर मिल जाएंगे, यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 18 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उतने मिनट बाद दोनों, सोनिया और रवि, फिर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो चलिए 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। 18 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। तो एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम बराबर हो गया, देखिए दोनों मिला हुआ है, कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, ले लीजिए, और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लीजिए। तो आपको कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 त्रिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट पर दोनों 36 मिनट पर दोनों पुनः मिल जाएंगे। क्लियर। प्रश्न संख्या 7 समाप्त हुआ, और इसी के साथ आज का कक्षा भी समाप्त हुआ।